साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं हमारी, और पिछले उसमें मैंने आपको व्यक्तिगत भिन्नता का टॉपिक करवाया है। आज एक नई यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं हम, और आज की जो यूनिट है, आज का जो टॉपिक है, बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार टॉपिक है, जहां से लगातार पेपर में प्रश्न हमको देखने को मिल रहे हैं। अधिगम की बात कर रहा हूं मैं, अधिगम पढ़ेंगे आज, अधिगम। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अधिगम क्या होता है। अधिगम से तात्पर्य होता है सीखना। अधिगम से तात्पर्य क्या होता है? सीखना। और सीखना मतलब तब होता है जब आप कोई नया अनुभव प्राप्त करते हैं, कोई नया एक्सपीरियंस आपको होता है। तो अधिगम से तात्पर्य होता है सीखना। सीखना तब माना जाता है जब आप कोई नया अनुभव प्राप्त करते हैं, और अनुभव प्राप्त करने के पश्चात आपके व्यवहार में जब कोई परिवर्तन आ जाता है, आप एक नवीन व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, आप उस नवीन व्यवहार को दिखाते हैं जो आपने पहले प्रदर्शित नहीं किया था। उस नवीन व्यवहार के आधार पर हम यह आकलन करते हैं कि आपका अधिगम हो रहा है, आपने अधिगम किया है, आपकी अधिगम की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, शिक्षा जो शब्द है, शिक्षा जो संस्कृत की शिक्षा धातु से बनता है, उसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना, दोनों होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहां पे बात कर रहे हैं अधिगम की। अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखना तभी माना जाता है जब आपने नए अनुभव प्राप्त किए होते हैं, अर्थात नए अनुभव प्राप्त करना। अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखना मतलब नए अनुभव प्राप्त करना, जिससे व्यवहार में क्या हो जाए? परिवर्तन। क्या हो जाए व्यवहार में? परिवर्तन। अब व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो सकारात्मक भी हो सकता है, वो नकारात्मक भी हो सकता है, स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन व्यवहार में जो परिवर्तन है उससे देखकर हम अधिगम कब मानेंगे? जब आपके व्यवहार में वांछित परिवर्तन होगा। वांछित परिवर्तन मतलब जैसा हम चाहते हैं। अधिगम से तात्पर्य होता है सीखना। सीखना मतलब जैसे छोटा बच्चा है, जन्म के पश्चात मां का दूध पीना सीखता है, जन्म के पश्चात इस भौतिक वातावरण के साथ अपना समायोजन करना सीखता है, इस भौतिक वातावरण में उपस्थित वस्तुओं और तत्वों के बारे में नवीन ज्ञान की प्राप्ति करता है, और उसके परिणाम स्वरूप अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। तो उसे हम बोलते हैं अधिगम, अर्थात सीखना। अधिगम से तात्पर्य सीखना। सीखना तब होता है जब आप नए अनुभव प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? नए अनुभव प्राप्त करते हैं। और इन अनुभवों को प्राप्त करते 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 एक दिन आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि आपके व्यवहार में परिवर्तन प्रकट होने लगता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगता है, और व्यवहार में होने वाला यह परिवर्तन वांछित परिवर्तन कहलाता है। व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगता है, व्यवहार में होने वाला यह परिवर्तन वांछित परिवर्तन होना चाहिए, जैसा हम चाहते हैं। और हम कैसा चाहते हैं? हम सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, हम अच्छा परिवर्तन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा सब जो भी सीखे बहुत अच्छा हो, दी बेस्ट हो। दुनिया के नजर में दुनिया के लोग जब उसके व्यवहार को देखें, बोले वाह बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सकारात्मक पुनर्बलन बच्चे को मिले। इस तरह का व्यवहार उसके जीवन में आना चाहिए। परिवर्तन में, व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, जिसको हम बोले सही रूप में अधिगम। जैसे जेब काटना। जेब काटना दो व्यक्तियों ने सीखा, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति। पहले व्यक्ति ने जेब काटना सीखा, वो जेब काटता है, लेकिन कपड़े की सिलाई के दौरान। जेब तो काटता है, लेकिन कपड़े की सिलाई के दौरान जेब काटता है। ठीक है, एक दूसरे ने भी जेब काटना सीखा, और उसने काम सीख लिया कौन सा? जेब कतरे का। जेब दोनों काट रहे हैं, लेकिन इसका जो व्यवहार है वो नकारात्मक है। लोग इसकी आलोचना करते हैं, लोग इसकी निंदा करते हैं, बुराई कर रहे हैं। इसका जो व्यवहार है वो सकारात्मक है। लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं
कि कपड़े की सिलाई जो हो रही है, व्यक्ति ने एक फैक्ट्री खोल दी रेडीमेड कपड़ों की, उसने खुद भी रोजगार किया और दूसरों को भी रोजगार देने का काम कर रहा है, कपड़े की कटिंग कर रहा है, ठीक है, जेब काट रहा है। ये जेब काट रहा है उनको जिनको वो सिल के भेज रहा है, जिनके लोगों के पैसे बटुए पर्स रखे होता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जेब काटना दोनों में हो रहा है, लेकिन इसका कैसा है, नकारात्मक है, और इसका कैसा है, सकारात्मक है। तो अधिगम किसको मानेंगे हम, इसको, जो कपड़े की सिलाई से संबंधित है। तो अधिगम मतलब सीखना, नए अनुभव प्राप्त करना, जिससे व्यवहार में क्या हो जाए, लगातार परिवर्तन। एक लड़की को खाना बनाना नहीं आता, फिर उसने देखा अपनी मां के साथ रसोई में काम करने लगी, धीरे धीरे मां की हेल्प करने लगी, मां का जैसे कामों में हाथ बटाने लगी। अब मां की हेल्प करते करते, मां के साथ रहते रहते उसने भी खाना बनाना सीख लिया। वो लड़की जिसको खाना बनाना आता ही नहीं था, वो अपनी मां के साथ रह करके नए अनुभव प्राप्त करती है। रसोई में जब मम्मी के साथ जाती है तो वहां वो नई तरीके से, नई तरीके की जो खाना बनाने की तरीके हैं या नई प्रकार की सब्जियां हैं वो बनाना सीखती है, और धीरे धीरे कुशल रसोइया के रूप में खुद को डेवलप कर लेती है, मतलब एक बेस्ट खाना बनाने वाली के रूप में अपने आप को विकसित कर लेती है। ये कब हुआ, जब उसने नए अनुभव प्राप्त किए। और अब जब लोग उसके हाथ का खाना खाते हैं तो तारीफ के बिना नहीं रहते। ये वही लड़की है जिसको खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उसने क्या प्राप्त किया, मां के साथ रहकर अनुभव, और धीरे धीरे व्यवहार में क्या आ गया, परिवर्तन। इसका मतलब उसने क्या कर लिया है, अधिगम, सीख लिया, ठीक है। अधिगम की जो प्रक्रिया है वो जन्म से शुरू हो जाती है। जन्म से आरंभ होकर के चलने वाली ये प्रक्रिया निरंतर, आजीवन, लगातार चलती रहती है। जन्म से शुरू होती है अधिगम की प्रक्रिया, आजीवन लगातार चलती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति जीवित है वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। जब तक व्यक्ति जिंदा है कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। तो अधिगम की प्रक्रिया की आरंभ होता है जन्म से। जन्म से शुरू होने वाली यह प्रक्रिया आजीवन निरंतर रूप से चलती रहती है, परंतु यह अधिगम की प्रक्रिया, सीखने की जो प्रक्रिया है, वो वृद्धावस्था में थोड़ी धीमी हो जाती है। अर्थात वृद्धावस्था में इसकी गति मंद हो जाती है। अब गति मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, ऐसा दो कारणों से होता है। क्यों होता है, देखो, वृद्धावस्था में गति कैसी हो गई, मंद। तो मंद होने के पीछे दो कारण हैं। पहला, शारीरिक व मानसिक क्षमता में कमी, ठीक है। पहला कारण है वृद्धावस्था में धीमी गति होने का, शारीरिक व मानसिक क्षमता में कमी होना। शारीरिक और मानसिक क्षमताएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और दूसरा कारण है सीखने के लिए कम बचता है। कम बचता है से तात्पर्य है दुनिया के बारे में, भौतिक वातावरण के बारे में, सामाजिक वातावरण के बारे में, अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन के बारे में, संवेगों के बारे में ज्यादातर बातें वो वृद्ध सीख चुका होता है। अब जैसे ऐसे समझ लो कि आपके पास, आपके सामने सीखने के लिए 1 से 100 तक की गिनतियां हैं। आप 1 से 100 तक की गिनतियां सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। लेकिन अब आपने 1 से 90 तक की गिनतियां सीख ली, अब सीखने के लिए कितनी बची, 10, 91 से लेके 100 तक की। तो उस समय में आपकी गति ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, धीमी, क्योंकि जो आपका टारगेट था, जो आपका लक्ष्य था, उसमें से ज्यादातर की प्राप्ति आप कर चुके, और इसीलिए उसके बाद आपकी गति में मंदता आना स्वाभाविक है। वही स्थिति यहां होती है, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सीखने के लिए सब कुछ है उसके सामने, प्रत्येक वस्तु उसके लिए नई है, वो उसके बारे में जिज्ञासा प्रकट करता है, वो उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। लेकिन जब वृद्धावस्था आ जाती है तो उसकी गति में धीमापन आ जाता है, सीखने की गति में मंदता आ जाती है। क्यों आ जाती है मंदता, क्योंकि उसके दो कारण हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको। एक तो उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं कमजोर पड़ जाती है, उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में कमी आ जाती है। और जब शारीरिक और मानसिक क्षमताएं कमजोर पड़ जाती है, कमी आ जाती है, तो ऑटोमेटिक सीखने की गति धीमी हो जाती है।
दूसरा मैंने बताया सीखने के लिए सीखने के लिए जो भौतिक वातावरण की वस्तुएं हैं, सामाजिक वातावरण का अनुभव है, वो कम बचता है। बहुत ही कम चीजें होती हैं जिसका वो पहली बार अनुभव करेगा या उन्हें पहली बार देखेगा। ज्यादातर बातों को वो देख चुका होता है, सीख चुका होता है, और इसीलिए वृद्धावस्था में उसके सीखने की गति में धीमापन आ जाता है, गति धीमी हो जाती है। ठीक है, तो ये अधिगम है। अधिगम से तात्पर्य होता है सीखना। सीखना मतलब नए अनुभव प्राप्त करना, जिससे व्यवहार में क्या आ जाए, परिवर्तन। और व्यवहार में आने वाला परिवर्तन कैसा होना चाहिए, वांछित। वांछित मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा परिवर्तन होना चाहिए। कहने का मेरा मीन्स ये है कि हर व्यक्ति अपने व्यवहार में हमेशा ही सकारात्मक परिवर्तन चाहता है। हर माता पिता अपने बच्चे के व्यवहार में हमेशा ही सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे के व्यवहार की अन्य लोग हमेशा ही तारीफ करें, उसे अच्छा बताएं, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। लेकिन ये सारी चीजें तब संभव होती हैं जब व्यवहार में आने वाला परिवर्तन वैसा हो जैसा लोग पसंद करते हैं। अर्थात लोग अच्छा चाहते हैं, लोग सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं, और आपके व्यवहार में यदि सकारात्मक परिवर्तन आया है तो निश्चित रूप से लोग आपकी क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे। ठीक है, चलिए अधिगम की परिभाषाएं देख लेते हैं। परिभाषाएं, किसने क्या कहा है अधिगम के बारे में। पहली परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ क्या कहते हैं अधिगम के बारे में? वुडवर्थ कहते हैं अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? विकास की प्रक्रिया है। वुडवर्थ कहते हैं अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? सीखना विकास से संबंधित है। सीखेंगे तभी विकास को प्राप्त करेंगे, सीखेंगे नहीं तो विकास भी नहीं होगा। विकास सीखने पर निर्भर है। अब चाहे वो शारीरिक ज्ञान हो, मानसिक ज्ञान हो, या फिर सामाजिक ज्ञान हो, अथवा संवेगात्मक ज्ञान हो, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसीलिए उन्होंने कहा जैसे जैसे हम सीखते हैं, जैसे जैसे हमको अनुभव प्राप्त होते हैं, हम नवीन ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे विकास की प्रक्रिया भी आगे की ओर जाती है, आगे की ओर बढ़ती है। तो अधिगम क्या है? विकास की प्रक्रिया है। कौन कह रहा है ऐसे? वुडवर्थ। दूसरी डेफिनेशन देखिए स्किनर के अनुसार। स्किनर कहते हैं व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य या फिर अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। क्या मतलब है इसका? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य अथवा अनुकूलन की प्रक्रिया। सामंजस्य अथवा अनुकूलन मतलब समायोजन। ठीक है, पहले जैसे ऐसे समझिए, किसी व्यक्ति ने पहले 10% सीखा, अब उसने 20% सीख लिया, अब उसने 30% सीख लिया। इस वातावरण के साथ समायोजन या सामंजस्य करना वो लगातार सीखता जा रहा है। इस वातावरण के साथ, इस भौतिक वातावरण के साथ अपना तालमेल स्थापित करने की प्रक्रिया में लगातार आगे बढ़ रहा है। वो नया नया सीखता जा रहा है, नया नया आगे बढ़ता जा रहा है और अपने विकास की गति को आगे की ओर ले जा रहा है। तो अधिगम क्या है? व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य। पहले से वृद्धि होनी चाहिए, पहले से बढ़ोतरी होनी चाहिए। जो व्यवहार आज है श्रेष्ठ व्यवहार है आपका, इसको और श्रेष्ठ बनाना है, और श्रेष्ठ बनाना है, अति श्रेष्ठ बनाना है, सर्वश्रेष्ठ बनाना है। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है, ऐसा स्किनर का मानना है। अगली डेफिनेशन देखिए, जेपी गिलफोर्ड आ जाते हैं और जेपी गिलफोर्ड कहते हैं अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन है अथवा व्यवहार के कारण
व्यवहार में होने वाला परिवर्तन दो तरह से परिभाषित किया है इन्होंने। जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा है अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन है, अर्थात जो परिवर्तन हुआ है व्यवहार में वही अधिगम है। और व्यवहार में परिवर्तन कब आएगा? जब हम सीखेंगे। तो सीखने के पश्चात आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आया उसको बोल दिया अधिगम। ठीक है, व्यवहार के कारण व्यवहार में, अब इसका मीनिंग समझिए। व्यवहार के कारण व्यवहार से मतलब है मेरे व्यवहार के कारण आपके व्यवहार में, या फिर आपके व्यवहार के कारण मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन आया। इसका मतलब मैंने आपको देख करके सीखा, और जहां पर सीखा मतलब मैंने क्या कर लिया? अधिगम। और अब व्यवहार में क्या आ गया? मेरे परिवर्तन। तो आपके व्यवहार के कारण मेरे व्यवहार में जो परिवर्तन होगा उसको हम कहेंगे अधिगम। ऐसा जेपी गिलफोर्ड का मानना है। ये कहते हैं अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन है, अथवा व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है, जेपी गिलफोर्ड का मानना है। गेट्स कहते हैं प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। प्रशिक्षण, जब आप बीएचटीसी करते हो, डीएलएड करते हो, या आप जब बीएड करते हो, ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग मिलती है, आप ट्रेनिंग लेते हो, उसके माध्यम से आपको अनुभव प्राप्त होता है, उसके माध्यम से आप सीखते हैं बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है। जब आप स्कूल में जाएंगे तो बच्चों को कैसे टैकल करेंगे ये आप सीखते हो। तो प्रशिक्षण एवं अनुभव, अब जो ट्रेनिंग आपको मिली है उससे आपने सीखा, फिर आपको स्कूलों में भेजा जाता है इंटर्नशिप के लिए। वहां जब आप स्कूलों में जाते हो तो आपको अनुभव प्राप्त होता है, अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, बच्चों के बीच में कैसे डील करनी है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे समझाना है, उद्दंडी बच्चों को भी कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, ये इंटर्नशिप के दौरान आपको सीखने को मिलता है। तो प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन भी क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम है, ऐसा गेट्स का मानना है। फिर देखिए कॉल्विन के अनुसार, काल्विन या कॉल्विन एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कॉल्विन कहते हैं हमारे द्वारा तैयार व्यवहार में, हमारे द्वारा तैयार व्यवहार में रूपांतरण की प्रक्रिया, हमारे द्वारा तैयार व्यवहार में, अब तैयार व्यवहार कैसा है? आज जैसा मेरा व्यवहार है, मान लीजिए मैं झूठ बोलता हूं, सपोज मैं झूठ बोलता हूं, ठीक है, फिर मैंने देखा कि मैं झूठ बोलता हूं तो फंसता भी हूं, परेशानी का सामना भी करना पड़ता है मुझे। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया, इस झूठ बोलने की प्रवृत्ति को बदल दिया, झूठ बोलने की आदत को धीरे धीरे खत्म कर दिया। और रूपांतरण मतलब बदलाव, अब मैं सच बोलता हूं, अब कुछ भी परिस्थिति आ जाए मैं हमेशा ही सच बोलूंगा, चाहे मुझे प्रॉब्लम खड़ी हो जाए लेकिन मैं सच बोलूंगा। इसका मतलब मेरा पहला व्यवहार था झूठ बोलने की प्रवृत्ति वाला, उसमें मैंने क्या कर लिया? रूपांतरण कर लिया, मतलब बदलाव कर लिया। तो व्यवहार में जो हमारा पहले से तैयार व्यवहार है, हमारे द्वारा तैयार व्यवहार में, अब हमारे द्वारा तैयार व्यवहार मतलब जो हमारा पहले से व्यवहार तैयार है, हमारे द्वारा तैयार व्यवहार में रूपांतरण की प्रक्रिया, रूपांतरण मतलब बदलाव की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। कौन कह रहा है ऐसे? कॉल्विन कह रहा है। ये कह रहे हैं हमारे द्वारा तैयार व्यवहार में रूपांतरण की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। तो कुछ परिभाषाएं हमने देखी है ऐसे, जैसे वुडवर्थ ने कहा अधिगम विकास की प्रक्रिया है, ठीक है, स्किनर ने कहा अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है या अनुकूलन की प्रक्रिया है, फिर गिलफोर्ड ने कहा अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन है,
अथवा व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। ठीक है, फिर हमने देखा नेक्स्ट, इसी की डेफिनेशन है, गेट्स की डेफिनेशन है। गेट्स कहते हैं प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। फिर एक और डेफिनेशन हमने देखी काल्विन की। काल्विन कहते हैं हमारे द्वारा तैयार व्यवहार में रूपांतरण, रूपांतरण मतलब बदलाव, जो हमारा व्यवहार पहले था उसमें जब हम बदलाव करते हैं तो उस बदलाव की प्रक्रिया को ही हम अधिगम के नाम से जानते हैं, अधिगम के नाम से पुकारते हैं। तो हमारे द्वारा रूपांतरण की प्रक्रिया अथवा बदलाव की प्रक्रिया, जो व्यवहार हमारा पहले था उसमें जब हम परिवर्तन ले आते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया का नाम अधिगम होता है, ऐसा कॉल्विन का मानना है। ठीक है, चलिए अधिगम के नियमों की बात करते हैं। अधिगम के नियम, अब जो अधिगम के नियम हैं, जैसा आपने पढ़ा होगा, उसके जनक हैं थॉर्नडाइक। अधिगम के नियम जिन्होंने दिए हैं उनका नाम है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने कुल 8 नियम दिए हैं जिन्हें हम 2 भागों में बांट देते हैं। कुल नियम है 8, उनमें हम 2 भागों में बांट देते हैं। मुख्य है 3 और 5 है गौण। ठीक है, तो मुख्य कौन कौन से हैं एक बार देखिए, और गौण कौन कौन से हैं एक बार एक सारणी देख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद एक एक करके बात करेंगे, इनकी एक एक की डिटेल पढ़ेंगे। मुख्य नियम में पहला है तत्परता का नियम। मुख्य नियम का पहला तत्परता का नियम। ठीक है, अब इसका एक उपनियम है जिसे हम रुचि का नियम भी कहते हैं। दूसरा है अभ्यास का नियम। ठीक है, इसका उपनियम है 2, या इसके 2 उपनियम है। पहला है उपयोग का और दूसरा है अनुपयोग का। तीसरा है प्रभाव का नियम। इस प्रभाव के नियम को ही परिणाम, संतोष, असंतोष का नियम भी कहते हैं। ठीक है, प्रभाव का नियम, परिणाम का नियम, संतोष असंतोष का नियम एक ही बात है। तो मुख्य नियम है 3, पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव, परिणाम, संतोष असंतोष का नियम। ठीक है, अब आ जाते हैं गौण नियम पे। पहला है ऐसे, पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा है मानसिक विन्यास या मनोगति का नियम, चौथा है आत्मीकरण का नियम और पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, इस तरह से टोटल नियम हो गए 8। मुख्य नियम है 3, पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव, परिणाम, संतोष असंतोष का नियम। गौण नियम हो गए 5, पहला है बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा है मानसिक विन्यास या मनोगति का नियम, चौथा है आत्मीकरण का नियम और पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो इस तरह से थॉर्नडाइक ने अधिगम के कुल नियम कितने बताए हैं? 8। और 8 नियम में मुख्य नियम है 3, गौण नियम है 5। मुख्य नियम में पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम,
तीसरा प्रभाव का नियम। तत्परता का एक उपनियम है रुचि का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम। इसके दो उपनियम है, पहला उपयोग का, दूसरा अनुपयोग का। तीसरा है प्रभाव परिणाम संतोष असंतोष का नियम। गौण नियम में 5 है, बहुवचन क्रिया का, आंशिक क्रिया का, मानसिक विन्यास या मनोगति का, आत्मीकरण का और साचर्य परिवर्तन का। ठीक है, अब चलिए इनके एक एक करके बात कर लेते हैं। तो गौण मुख्य नियम में पहला नियम है अपना तत्परता का नियम। तत्परता का नियम क्या कहता है, नाम से पता चल रहा है आपको। तत्परता का नियम कहता है सीखने के लिए जिसको सीखना है उसको स्वयं तत्पर होना पड़ेगा। मतलब अगर आप सीखना चाहते हैं और मैं आपको सिखाना चाहता हूं, लेकिन आप सीखने के लिए यदि तत्पर नहीं है तो फिर मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा। ठीक है, क्यों नहीं सिखा पाऊंगा? क्योंकि मैं जबरदस्ती ज्ञान को थोप नहीं सकता, ज्ञान को लादा नहीं जा सकता। कहने का मेरा मीन्स यह है कि तत्परता का नियम कहता है सीखने के लिए अधिगम कर्ता का स्वयं तत्पर होना अनिवार्य होता है। सीखने के लिए अधिगम कर्ता का स्वयं तत्पर होना अनिवार्य होता है। तत्परता के अभाव में, ध्यान रखना, जब तक अधिगम कर्ता तत्पर नहीं होगा सीखेगा नहीं। तत्परता के अभाव में ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं होती। ठीक है, तत्परता का नियम कहता है सीखने के लिए अधिगम कर्ता का स्वयं तत्पर होना अनिवार्य होता है। तत्परता के अभाव में ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको सीखना है, आप सीखना चाहते हैं, तो क्या होना जरूरी है आपके अंदर? तत्परता। आपको तत्पर होना पड़ेगा। और जैसे मैंने अभी कहा, मैं तो सिखाना चाहता हूं लेकिन आप सीखने के इच्छुक नहीं है, तो मैं जबरदस्ती आपको नहीं सिखा सकता, क्योंकि ज्ञान ग्रहण किया जाता है, ज्ञान को थोपा या लादा नहीं जा सकता। और इसीलिए तत्परता के अभाव में ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं होती। ठीक है, चलिए अब तत्परता का संबंध रुचि से है, जो उपनियम हमने अभी अभी पढ़ा। अब यह उपनियम क्या कहता है? यह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की रुचि से संबंधित काम हो, उसे करने के लिए शीघ्रता से तत्पर हो जाएगा। रुचि से संबंधित विषय हो, उसे पढ़ने के लिए शीघ्रता से तत्पर हो जाएगा। रुचि से संबंधित विषय वस्तु हो, उसका ज्ञान ग्रहण करने के लिए शीघ्रता से तत्पर हो जाएगा। इसका मतलब हम उसी काम को करने के लिए शीघ्रता से तत्पर होते हैं जिसमें हमारी रुचि होती है, हमारा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक कहते हैं पहले नियम में, मुख्य नियम में, सीखने के लिए अधिगम कर्ता का स्वयं तत्पर होना अनिवार्य होता है। तत्परता के अभाव में ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं होती। और तत्परता का संबंध रुचि से होता है। छोटे बच्चे को डरा धमकाकर पढ़ने बिठा सकते हो, किसी जानवर को पानी पीने के लिए उचित स्थान तक ले जा सकते हो, लेकिन वो छोटा बच्चा सीखेगा इस बात की गारंटी नहीं है, और वो जानवर पानी पी लेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप जबरदस्ती ना तो ज्ञान प्रदान कर सकते हो, ना ही किसी पशु को काम करने के लिए या कोई क्रिया करने के लिए प्रेरित कर सकते हो, तत्पर बना सकते हो। ठीक है, चलिए दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम क्या कहता है? अभ्यास का नियम तत्परता के माध्यम से, अर्थात आपने जो तत्पर होकर के सीखा है, तत्परता के माध्यम से सीखे हुए ज्ञान को, तत्परता के माध्यम से सीखे हुए ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, आपने तत्पर होकर कोई ज्ञान सीख लिया, ठीक है, आपने तत्परता के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण कर लिया, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए जो पेपर होगा, उस पेपर में भी 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का समय है। तो तत्परता के माध्यम से जो आपने सीखा है उसे 5 महीने तक काम में लेना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। तत्परता के माध्यम से सीखे हुए ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए अभ्यास करना जरूरी होता है। ठीक है, स्थायी करने के लिए, परमानेंट करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो थॉर्नडाइक कहते हैं तत्परता के माध्यम से सीखे हुए ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास का महत्व बताते हुए
हिंदी में कहा गया है, दोहा है, करत करत अभ्यास के ठीक है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जड़मति मतलब जड़ बुद्धि, तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ठीक है, अगर जड़ बुद्धि व्यक्ति अभ्यास करे तो वो भी सुजान मतलब ज्ञानवान बन सकता है। अगर कोई जड़मति, जो जड़ बुद्धि, महामूर्ख जिसे कह रहे, वो भी अगर अभ्यास करे, प्रैक्टिस करे तो क्या बन जाएगा? सुजान मतलब ज्ञानवान। तो हम तो सामान्य हैं, यदि सामान्य तो है ही कम से कम, यदि हम प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें तो निश्चित रूप से हम ज्ञानवान बन सकते हैं। ठीक है, तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को क्या बनाता है? निपुण। अभ्यास व्यक्ति को दक्ष बनाता है, निपुण बनाता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को निपुण बनाता है, अभ्यास व्यक्ति को दक्ष बनाता है। ठीक है, मनोविज्ञान में प्रचलित कहावत आपने पढ़ी होगी, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों और विद्या भूली क्यों। पान के पत्तों को लगातार एक तरफ से पटक के रखेंगे, यदि उन्हें रिवाइज नहीं करेंगे, पलटेंगे नहीं तो सड़ने लग जाएंगे। पान सड़ा क्यों, फेरा ना था। घोड़े को एक जगह ही बांध के रखो 4-6 महीने, फिर कहीं ले जाने के प्रयास करो, गाड़ी वगैरह में लगाओ, जाएगा नहीं, अड़ जाएगा। घोड़ा अड़ा क्यों, फेरा ना था। रोटी को एक तरफ से पटक के रखो, जल जाएगी। रोटी जली क्यों, फेरा ना था। और जो आपने सीखा है, यदि उसका रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों, इस सबका एक ही आंसर है, फेरा ना था, मतलब रिवीजन नहीं किया था। ठीक है, अब अभ्यास के दो उपनियम है, एक तो है उपयोग का और दूसरा है अनुपयोग का। उपयोग का नियम कहता है, सीखे हुए ज्ञान को यदि उपयोग में लेते रहेंगे तब तो तुम्हें याद रहेगा। सीखे हुए ज्ञान को उपयोग में लेते रहेंगे तब तो तुम्हें याद रहेगा। और सीखे हुए ज्ञान को यदि अनुपयोगी बना देंगे, उसे बार बार काम में नहीं लेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो उसे भूल जाओगे और वैसी ही स्थिति में आ जाओगे जो स्थिति सीखने से पहले की थी। ठीक है, तो सीखे हुए ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए अभ्यास करना जरूरी है और अभ्यास में भी आपको उपयोग में लेना जरूरी है। उपयोग लेते रहिए, आपको याद रहेगा। तीसरा मुख्य नियम है प्रभाव का नियम। और प्रभाव का नियम कहता है, सीखे हुए ज्ञान का यदि अधिगमकर्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उससे उचित परिणाम मिलता है, उसके सीखने की गति बढ़ जाती है, तो फिर वो क्या करता है, उसे और ज्यादा सीखने के लिए प्रेरित होता है। सीखे हुए ज्ञान का अधिगमकर्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़े तो उसकी गति बढ़ती है, उसके व्यवहार में उसको सीखने के लिए और ज्यादा तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। लेकिन सीखे हुए ज्ञान का नकारात्मक प्रभाव पड़े, उसके जो सीखने की गति है उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो व्यक्ति उस ज्ञान को क्या कहते हैं, सीखने के लिए दोबारा से तत्पर नहीं होता है। अर्थात आपने जो सिखाया बच्चे को, यदि उसको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है तो आपके विषय में, आपकी क्लास में उसका इंटरेस्ट पैदा होगा, जगेगा और वो आपकी क्लास का वेट करेगा। लेकिन आपके एफर्ट लगाने के बाद भी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, आपकी सारी बातें उसके सिर के ऊपर से जा रही है, तो आप फिर अगली क्लास के लिए भी वो आपका इंतजार नहीं करेगा। अर्थात आपकी क्लास का उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है और प्रभाव ना होने की वजह से वो सीखने के लिए भी तत्पर नहीं होगा। तो एक टीचर है जिसके जाने का इंतजार होता है, एक टीचर है जिसके आने का इंतजार होता है। अब जिसके आने का इंतजार है उसका प्रभाव है सकारात्मक, और जिसके जाने का इंतजार कर रहे हैं, भाई जाएगा कब यार, इसकी क्लास बहुत बोरिंग होती है, लंबी क्लास होती है, बोरियत हो जाती है, हमको तो समझ ही नहीं आता कुछ भी, इसका मतलब टीचर के पढ़ाने में कमी है। तो जो सीखा हुआ ज्ञान है उसके माध्यम से यदि अच्छा लगे, सकारात्मक परिणाम मिले, पुनर्बलन मिले, तो गति बढ़ती है, और यदि सब कुछ उल्टा होता है, विपरीत होता है, तो गति धीमी हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा अधिगम का टॉपिक, जिसमें हमने अधिगम का अर्थ, परिभाषाएं और अधिगम के नियमों में मुख्य नियम कंप्लीट किए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको गौण नियम और अधिगम सोपानकी के साथ फिर आपके सामने आऊंगा। और जैसा कि मैं रोजाना एक अपील आपसे करता हूं, यदि आप थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पटवार, बीडीओ जैसी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और ऑफलाइन कोचिंग करने का आपका इरादा है, तो अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है, जहां की बेहतरीन टीम आपकी कमजोरियों को दूर करके, आपके विषयों में जो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपकी कमजोरियां हैं, जहां आपके डाउट्स है, उनको अच्छे से कंप्लीट करके, उनको अच्छे से समझाकर, आपकी कमजोरियों को दूर करके आपको सिलेक्शन तक ले जाने के लिए अपनी पुरजोर ताकत लगाती है और आपको आपके सफलता के शिखर तक पहुंचाने में आप अपना 100% देती है। इसीलिए अगर ऑफलाइन कोचिंग का मन है तो जरूर ज्वाइन कीजिए अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट।